गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम लोग बात करेंगे कनाडा की आईआरसीसी लेटेस्ट अपडेट दैट इज फ्लैग पोलिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फ्लैग पोलिंग, व्हाई आईआरसीसी हैज सेड नो टू फ्लैग पोलिंग, आने वाले टाइम के अंदर वर्क परमिट लेना कितना चैलेंजिंग हो सकता है, ऐसी कौन से 8 पैरामीटर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आईआरसीसी ने ये चेंजेस करे हैं। तो हम ये सारा डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन विद द फ्लैग पोलिंग डेफिनेशन। सो फ्लैग पोलिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर जितने भी टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स हैं, फॉर एन एग्जांपल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ गए, आपके विजिटर वीजाज आ गए, जो भी आपके क्लोज वर्क परमिट्स पर हैं, वो सब जाकर बॉर्डर पर एक सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद अपना वर्क परमिट इशू करवा सकते हैं। और आपने देखा होगा 2023 के अंदर ऐसा बहुत हुआ है कि जितने भी विजिटर वीजाज वाले आए थे उन्होंने अपना इंस्टेंट वर्क परमिट जो है इशू करवा लिया बॉर्डर पर जाकर। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप बहुत इजीली वर्क परमिट ले सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको वर्क परमिट पता है कि वर्क परमिट अगर आपके पास है तो आप ओपनली कनाडा के अंदर कहीं पर भी काम कर सकते हो, किसी भी एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर सकते हो। एंड जो सेकेंड इसका सबसे अच्छा एडवांटेज था कि आप इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते थे अपने इमिग्रेशन इश्यूज को लेकर। तो मतलब अगर सपोज करो आपको कोई इमिग्रेशन इशू है, आप किसी कंसल्टेंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी चीजें नहीं सॉर्ट आउट हो रही है, तो आप एक अपॉइंटमेंट बुक कराकर बॉर्डर पे जाके इमिग्रेशन ऑफिसर्स को समझा सकते थे कि मेरे साथ ये कंसर्न है, और ऑन द स्पॉट आपको रेजोल्यूशन मिल जाता था। सो जो फ्लैग पोलिंग को स्टॉप करने का मेजर रीजन है वो तो यही है कि अभी जो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, तो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब जो ऑलरेडी इनसाइड कनाडा कैंडिडेट्स हैं उनको वीजास नहीं मिल पा रहे हैं, बट जो आउटसाइड से आते हैं वो डायरेक्टली जाकर अपने वीजास को क्या है अप्लाई कर रहे हैं। तो उस चीज को थोड़ा सा रोकने के लिए और मीनवाइल जितने आपके बैकलॉग्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए आईआरसीसी ने एक स्टॉप ले लिया है। अभी कुछ नहीं पता ये कब तक के लिए रोका गया है, बट ये अभी के लिए इमीडिएटली रोक दिया गया है। चलिए बिफोर जंपिंग टू द एंड पार्ट ऑफ द वीडियो कि यहाँ पर 8 ऐसे कौन से मेजर चेंजेस जो है एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं इस फ्लैग पोलिंग की वजह से, वो हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि ये इतना बड़ा इशू क्यों है कि अगर आपको बॉर्डर पर वीजास नहीं मिल रहे हैं तो आप ऑनलाइन तो अप्लाई कर ही सकते हैं ना। यस, आप बिल्कुल कर सकते हो, बट एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर आप ऑनलाइन वीजा अप्लाई करते हो और आप डायरेक्टली बॉर्डर पर जाकर करते हो तो उसके प्रोसेसिंग टाइम के अंदर डिफरेंस है। ऑनलाइन वीजा के लिए आपको अभी के टाइम के अकॉर्डिंगली 3 to 4 मंथ के लिए वेट करना पड़ता है, जबकि आप बॉर्डर पर जाकर ऑन द स्पॉट सेम डे पर वीजा लेकर आ सकते। और ये हमें पता कैसे चला, इसका क्या सोर्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अब आ जाते हैं और बात करते हैं कि ऐसे कौन से 8 मेजर चेंजेस हैं जिन पर आईआरसीसी जो है वो वर्कआउट कर रहा है इस फ्लैग पोलिंग को बंद करने के बाद। सो गाइस, ये समझने वाली चीज है, जब भी आईआरसीसी कोई भी चेंज करता है तो वो इस चीज को पहले पूरा डिस्कस करता है। सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट मिलकर एक डिस्कशन करती है, बहुत सारे जो है डेटास पे काम किया जाता है। तो ऐसे तो कोई भी चेंज आप ऑन द स्पॉट नहीं करते हो। सो अभी जो फ्लैग पोलिंग वाला डिसीजन आईआरसीसी ने लिया है, इसके जस्ट बाद कैनेडियन न्यूज एजेंसीज के अकॉर्डिंगली जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स मतलब यहाँ पर हम कॉलेजेस की बात कर रहे हैं इस केस में, तो जो कॉलेजेस है, कैंपसेस है, तो उनके अंदर एक लेटर इशू किया गया है जिसके अंदर उनसे 8 मेजर क्वेश्चंस के ऊपर डेटा मांगा गया है। वो 8 मेजर क्वेश्चंस जो है वो हमारा सोर्स है जिसके बेस पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम में ये जो पीजी ओपन वर्क परमिट है इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि कनाडा के अंदर इमिग्रेशन अभी वैसे ही फॉल डाउन कर रहा है। तो हो सकता है कि पीजी ओपन वर्क परमिट को भी टारगेट कर लिया गया है, और जो चेंजेस हो सकते हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है ना, वो है आपका रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशंस एंड द काइंड ऑफ कोर्स। मतलब आपको पता है कि ऑक्यूपेशन इन डिमांड के अकॉर्डिंगली ही अभी पीआरस चल रही हैं आपकी, बहुत सारे स्किल वर्कर्स के बेस पर ही प्रोग्राम्स बन रहे हैं आपके। तो यहाँ पर आईआरसीसी ने जो डेटा मांगा है वो भी इसी तरीके का कुछ है कि कितने ऑक्यूपेशंस हैं और कितने स्टूडेंट्स उनके साथ
एनरोल्ड है। मतलब हो सकता है कि आने वाले टाइम में पीजी ओपन वर्क परमिट जो है आपका वो उन्हीं को इशू होगा जो कि ऑक्यूपेशंस शॉर्टेज होंगे उस पर्टिकुलर एरिया या प्रोविंस के अंदर। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर चेंज आने वाले टाइम में हो सकता है। इसके बाद जो सेकेंड चीज है, यहाँ पर बात की गई है फ्रेंकोफोन क्लास की। मतलब कि अगर ऐसा हो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच वाले जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको पीजी ओपन वर्क परमिट अलाउड है, तो ये भी एक मेजर चेंजेस के अंदर पार्ट है और ऐसा हो सकता है। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो बेस्ड है कि अगर आपके पास एक जॉब ऑफर लेटर है और वो जॉब ऑफर लेटर भी सिर्फ उसी ऑक्यूपेशन का है जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, तभी आप पीजी ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स अ ह्यूज डिस्कशन गाइस। मतलब ऐसा अगर हो गया तो बहुत ही ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स हो जाएंगे, बहुत लिमिटेड सोर्स आपके पास बचेगा, आप अपना पीजी ओपन वर्क परमिट कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारा फोर्थ डिस्कशन क्या है। यहाँ पर बात की गई है कि क्या पीजी ओपन वर्क परमिट का जो एक्सटेंशन है वो डिपेंड करना चाहिए एक प्रोविंशियल सपोर्ट लेटर या उसके लैंग्वेज स्कोर के साथ। मतलब सपोज करो कि अगर आप क्यूबेक में हो तो हो सकता है कि फ्रेंच मैंडेट हो जाए आपके लिए, या फिर आप ऐसे किसी और फ्रेंच डोमिनेटेड एरिया के अंदर हो तो वहां पर आपके लिए हो सकता है कि फ्रेंच को पूरा मतलब कंपलसरी कर दिया जाए या आपका एक स्कोर बाउंड कर दिया जाए आपके परमिट के एक्सटेंशन के लिए। अब जो फिफ्थ डिस्कशन है उसके अंदर बात की गई है कि क्या ये जितने भी मेजर चेंजेस हम लोग लेबर मार्केट शॉर्टेज के अकॉर्डिंगली करने वाले हैं राइट अवे जो इनसाइड कनाडा स्टूडेंट्स हैं उन पर अप्लाई कर दिए जाए, या फिर हम लोगों को इस डिसीजन को ग्रैंडफादर करना चाहिए। ग्रैंडफादर इन द सेंस कि जो आने वाली चीजें हैं, मतलब जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अप्लाई करना चाहिए, बट उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए जो ऑलरेडी यहाँ कनाडा में स्टूडेंट है। तो ये सारा डिस्कशन जो है इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू मांगा गया है कॉलेजेस से। तो डेटा एनालिसिस अभी कंटिन्यू है। चलिए बात करते हैं हम लोगों के सिक्स्थ डिस्कशन की। सो ये जो सिक्स्थ डिस्कशन पॉइंट है ना, ये बीइंग इन रिक्रूटर मुझे बहुत ही वैलिड एंड पॉजिटिव लगा, बिकॉज यहाँ पर आईआरसीसी का कहना है कि जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड की लिस्ट है उसको रिवाइज किया जाए। इसको पॉजिटिव बोलने के ना मेरे दो रीजन है। अब क्या होता है ना कि आप ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट को बहुत रेफर करते हो किसी भी प्रोविंस के अंदर अपनी पीएनपी पीआर अप्लाई करने के लिए। अगर बाई चांस ऐसा हो कि वो ऑलरेडी मतलब बैकलॉग से भरी हुई है, उसके अंदर आ ही नहीं रहे हैं अभी वीजाज, तो वो आपको पहले नहीं पता चलेगा लेकिन कंसल्टेंट्स को पता होता है। तो यहाँ पर आपके जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं बिकॉज आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं होता। तो क्यों ना हम इस ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट को टाइम टू टाइम जो है वो रिवाइज करते रहे। आई थिंक दैट्स द बेस्ट आइडिया। तो आईआरसीसी भी इस पर डिस्कशन कर रही है कि आप अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट को साथ के साथ जो है वो रिवाइज करते रहें। किस बेस पे करें, कितने टाइम बाद करें, वो सारे डिस्कशंस चल रहे हैं। तो आई एम श्योर दिस इज सम पॉजिटिव पॉइंट। अब जो हमारा सेकेंड लास्ट डिस्कशन है ना वो है रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म प्लान फॉर रिमेनिंग इन दी पर्टिकुलर प्रोविंस जहां पर आपने अपनी ग्रेजुएशन करी, जहां पर आपने अपना ओपन वर्क परमिट अप्लाई किया। मतलब ऐसा कि अब क्या होता था ना कि अगर आपके पास ओपन वर्क परमिट आ जाता है तो आप ओंटारियो से एल्बर्टा, एल्बर्टा से मैनिटोबा और उससे सस्कैचुअन कहाँ भी मतलब मूव कर जाते थे और काम करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट इस पर वर्कआउट कर रही है कि क्या हमें बाउंड करना चाहिए कि अगर बाई चांस आपने यहाँ से ओपन वर्क परमिट अप्लाई किया है तो यू आर बाउंडेड फॉर सर्टेन टाइम पीरियड या फिर पीआर तक। कोई भी चेंज हो सकता है, स्टिल द डिस्कशन इज गोइंग ऑन। अब बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे अहम डिस्कशन की। यहाँ पर भी मुझे बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगा कि आपका जो पीआर पाथवे है उस पर भी थोड़ा सा वर्कआउट करेगी आईआरसीसी ताकि आपको बाद में स्ट्रगल ना करना पड़े। तो मतलब एनी हाउ ये बहुत अच्छा डिस्कशन पॉइंट है। देखो आप सुनना इस चीज को कि आईआरसीसी आपके पीआर पाथवे को भी बहुत ही इजी और स्मूथ बनाने की कोशिश कर रही है। मतलब आप अगर ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो तो क्या आप पीआर के लिए उस पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर एलिजिबल हो पाओगे उस सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, या आपको हो सकता है कोई लाइसेंसिंग की जरूरत होगी उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो आईआरसीसी इस चीज को पहले से ही सिक्योर करना चाहती है। मतलब वो कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस देना चाहती है कि अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे बाद में तो ओपन वर्क परमिट अप्लाई करते वक्त आपको वो लाइसेंसिंग भी
कंपल्सरी हो जाएगी। तो चलिए, ये तो सारे थे हम लोगों के डिस्कशंस। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर दिया और आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते। आप काम कर सकते हो, राइट अवे काम कर सकते हो जैसे ही आपके पास कॉन्फर्मेशन आ जाता है अपनी एप्लीकेशन का। बट ये जो आपका अप्रूव होके आता है, इसके अंदर जो है वो 3 to 4 मंथ का टाइम पीरियड अभी चल रहा है। सो इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ साथ आने वाले विजिटर वीजास को भी, जो प्लानिंग के साथ आए थे, उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है कि अब आप अपना डायरेक्टली जो है ओपन वर्क परमिट नहीं अप्लाई कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो हम लोगों की रिलेटेड टू द फ्लैग पोलिंग। आई एम श्योर कि अब आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, प्लीज डू कॉमेंट मी, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अगर आप जॉब एक्सप्लोर कर रहे हैं कनाडा के अंदर, सो डू वॉच माय जॉब सीरीज इन कनाडा। आपको डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के अंदर जॉब डिटेल्स चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अपनी सीरीज में ऐसे कुछ लोगों को जरूर इंक्लूड करूंगी जो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे और उन्होंने कुछ माइलस्टोन्स जो है वो कवर करे होंगे। सो नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक, बाय।